हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, एग्ज़ाम में ये टॉपिक भी काफ़ी पूछा जाता है। मैक्सवेल्स इक्वेशंस तो पूछी जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। When electromagnetic waves travel in a medium from their source, then some energy is transferred from the source to this medium। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस का एक सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम होता है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेती हूँ, एक्स वाई जेड, और ये ओरिजिन है। मान लीजिए सोर्स है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर रहा है, एक सोर्स है ये। ठीक है, तो इस सोर्स से कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करना स्टार्ट कर रही है, तो ट्रैवल कैसे करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स जिस डायरेक्शन में होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स में वाई डायरेक्शन में मान लूँ, तो वेव कैसे ट्रैवल करेगी हमारी, ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, फील्ड जो वेक्टर्स हैं उसकी डायरेक्शन है वाई के अक्रॉस। ठीक है, तो ये वेव किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो मैं वो ले लेती हूँ जेड डायरेक्शन में। अब जेड डायरेक्शन क्या है, मेरे इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे है ये। ठीक है, तो आप इसको एज्यूम कर लेना। तो इसके जो वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, यानी कि इस वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ये आपका एच वेक्टर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, यानी जिस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो क्या होगी, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ई क्या है, वाई डायरेक्शन में, एच है आपका जेड डायरेक्शन में, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन बची, यानी कि एक्स डायरेक्शन। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होगा वो किस में होगा, एक्स डायरेक्शन में। ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये बात थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रैवल करती है किसी मीडियम में। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तब क्या होती है, उसकी स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है, यानी कि स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो क्या स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है वैक्यूम में। लेकिन अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो किसी v वेलोसिटी से वो ट्रैवल करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे आपका रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, या फिर इंफ्रारेड वेव्स हो गई, एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी क्या है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिगार्डिंग, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा था, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन अ मीडियम फ्रॉम देयर सोर्स, देन सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू दिस मीडियम। ठीक है, अब जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि क्या है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो क्या होगा, मान लीजिए ओ से ये स्टार्ट हो रही है, ओ पे इसका सोर्स है, ओरिजिन पे, तो ये क्या करेगी, अपने साथ कुछ एनर्जी लेके ट्रैवल करती है, जो कि जिस मीडियम में ट्रैवल करती है उस मीडियम को वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है। सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू दिस मीडियम। ठीक है, अब वो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं।
तो अब उस एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करते हुए मीडियम को ट्रांसफ़र करती है। तो पहला पॉइंट है आपका, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ पॉइंट ऑफ मीडियम इज गिवन बाय अ वेक्टर कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, एस वेक्टर। ठीक है, एस वेक्टर से डिनोट करते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर को। तो पॉइंटिंग वेक्टर की ही एक डेफिनेशन है ये। पॉइंटिंग वेक्टर क्या शो करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ पॉइंट ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम में पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम पे कितनी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, उस रेट को क्या बताता है, पॉइंटिंग वेक्टर बताता है, जिसे हम किससे, एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था उस एनर्जी के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, दूसरा पॉइंट है पॉइंटिंग वेक्टर represents the direction of propagation of an electromagnetic wave। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर की एक बारे में हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा कि वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हमने ये लिया था, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होनी चाहिए, एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि वही क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है इसके, इसी के रिगार्डिंग थर्ड पॉइंट है आपका, चलिए मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ। थर्ड पॉइंट है पॉइंटिंग वेक्टर एट अ पॉइंट is related with the electric field E vector and magnetic field H vector at that point as follows। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ई वेक्टर और एच वेक्टर से रिलेटेड होता है। वो कैसे रिलेटेड होता है, एट दैट पॉइंट एज फॉलोज, तो हम नीचे लिख देते हैं। एस वेक्टर यानी पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई और एच से रिलेटेड होता है, ई क्रॉस एच के रूप में, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, आपका पॉइंटिंग वेक्टर। तो जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसकी, प्रोपगेशन की, तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ई क्रॉस एच मतलब दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एस वेक्टर होगा। ठीक है, और दूसरा पहले पॉइंट में क्या लिखा था हमने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि एस वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड एरिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब फ्लो ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है आपका पावर अपॉन एरिया। इसको हम पावर अपॉन एरिया के उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी आपकी, अगर इस फॉर्मूला से देखें तो जूल पर सेकेंड टू मीटर स्क्वायर, या फिर पावर अपॉन एरिया से देखें तो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी पॉइंटिंग वेक्टर की। तो अब हम इसके बाद डेरिवेशन करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम का।
तो पॉइंटिंग वेक्टर आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। 3 पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी फाइनाइट मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है वो पॉइंटिंग वेक्टर के से डिनोट पॉइंटिंग वेक्टर के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या था, पॉइंटिंग वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी दिखाता है। और तीसरा पॉइंट था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एच से रिलेटेड कैसे होता है, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और इसकी जो यूनिट है वो है जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। तो लिखते हैं, नाउ लेट अस डेराइव पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम कहाँ से निकलेगी, पॉइंटिंग थ्योरम निकलेगी मैक्सवेल की ही 2 इक्वेशन को हम ले लेंगे, उन्हीं 2 इक्वेशन से पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन होगा। तो अब मैक्सवेल की कौन सी 2 इक्वेशन लेंगे, हम लेंगे मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन एंड 4th इक्वेशन। तो मैं ये लिख लेती हूँ, 2 ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर तो 3rd इक्वेशन क्या होती थी मैक्सवेल की, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन होती थी डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में एच के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में ई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि जो 1 है इसमें एच वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, और जो इक्वेशन 2 है इसमें ई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे वो भी लेफ्ट साइड से। तो ये लिख लेती हूँ मैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ sides of equation 1 and 2 with h vector and e vector respectively। तो इक्वेशन 1 में h के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, h डॉट डेल क्रॉस ई। ठीक है, हमें लेफ्ट साइड से ही करना है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच डॉट माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये हो गया। और इसको मैं लिख दूंगी, इसको लिख सकती हूँ मैं म्यू बी, एच को मैं म्यू बी लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा म्यू बी माइनस बाहर ले लीजिए डेल बी बाय डेल टी। तो ये अब ये जो आया है इसको मैं लिख लूँगी, साइड पे करके दिखा देती हूँ कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ। देखिए, अगर मैं करूँ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस हाफ म्यू बी स्क्वायर का, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे कितना आएगा, हाफ म्यू बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2b, और इस बी स्क्वायर का अगर है तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा डॉट डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है आपका हाफ म्यू 2b डॉट डेल बी बाय डेल टी। तो अब 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू बी डॉट डेल बी बाई डेल टी। तो आप यहाँ देखेंगे ये भी कितना है, म्यू बी डॉट डेल बी बाई डेल टी, यानी कि हम इस पूरे की जगह ये पुट कर सकती हूँ मैं। तो ये पुट मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये कितना आ गया, डेल बाई डेल टी हाफ म्यू बी
स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने ये लिख लिया विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि हाफ म्यू बी स्क्वायर किसको डिनोट करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को। हाफ म्यू बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक एनर्जी का। तो इक्वेशन कितनी आ गई, एच डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी हाफ म्यू बी स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम यही चीज़ क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराना है लेफ्ट साइड से। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, डेल क्रॉस एच। तो ये हो जाएगा ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी बाय डेल टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। इसमें मैंने ई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लिया लेफ्ट से, ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा ई डॉट जे और यहाँ पे ई डॉट डेल डी बाई डेल टी। हर एक टर्म में ई का डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो ये इतना आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट, इसको लिख लूँगी मैं, डी की वैल्यू पुट कर लूँगी। डी की वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल टी एप्साइलन ई, ठीक है। और इस एप्साइलन को आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी मैं वही करूँगी, क्या करूँगी मैं इसमें, देखिए डेल बाय डेल टी ऑफ हाफ एप्साइलन ई स्क्वायर। इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, कैसे, जैसे मैंने पहले किया था। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे कितना आएगा, हाफ एप्साइलन ई स्क्वायर का करने पे कितना आएगा, इंटू 2e, ठीक है। और डॉट फिर ई का दोबारा करना पड़ेगा, डेल ई बाय डेल टी। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, एप्साइलन ई डॉट डेल ई बाय डेल टी, ठीक है। तो ये यही आ गया वापस से। अगर मैं इस एप्साइलन को यहाँ बाहर लिख लूँ तो ये भी कितना होगा, ई डॉट डेल ई बाई डेल टी, जैसे ये है ई एप्साइलन ई डॉट डेल ई बाई डेल टी। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ एप्साइलन ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई डॉट जे प्लस डेल बाई डेल टी हाफ एप्साइलन ई स्क्वायर। अब इसको भी ऐसे क्यों लिखा है, जैसे हाफ म्यू बी स्क्वायर क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसे ही हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमने एनर्जीज के टर्म में ब्रेक कर लिया इसको, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो कौन सी इक्वेशन में से कौन सी सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, इक्वेशन 4 में से हम इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिखना subtracting equation 3 from 4। 4 क्या है आपकी, E डॉट डेल क्रॉस H और 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, H डॉट डेल क्रॉस E, ठीक है। और इसका राइट हैंड साइड लिख दीजिए E डॉट J प्लस डेल बाई डेल टी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड क्या था आपका, वो था माइनस, ये था इसका राइट हैंड साइड, मैं दिखा देती हूँ आपको, माइनस डेल बाई डेल टी हाफ म्यू बी स्क्वायर। तो माइनस ऑलरेडी ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस डेल बाई डेल टी हाफ म्यू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्ट करने पे ये आ गया। अब हम एक चीज़ देखेंगे, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। वेक्टर्स का ही एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारा
डेल डॉट ई क्रॉस एच का, ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला होता है आपका, जो सेकंड वाला वेक्टर है वो आएगा पहले एच डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है, फिर माइनस पहला वाला वेक्टर है वो आ जाएगा डेल क्रॉस एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, ये भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन क्या है यहाँ पे एच डॉट डेल क्रॉस ई बाद में है और ई डॉट डेल क्रॉस एच यहाँ पे पहले है, तो ये इसका उल्टा है, तो फॉर्मूला तो यही बनेगा डेल डॉट ई क्रॉस एच, खाली एक माइनस साइन ले लेंगे, तो ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस एच, लेकिन माइनस में बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो बाकी राइट हैंड साइड को हम एज इट इज़ उतार देंगे, ई डॉट जे प्लस डेल टी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल टी हाफ म्यू बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसिडर करेंगे एक वॉल्यूम जिसको किसी सरफेस एस ने इनक्लोज कर रखा है, और उस सरफेस उस वॉल्यूम से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हम कुछ भी ऐसा वॉल्यूम मान लेंगे जो कि क्या है, किसी सरफेस एस से इनक्लोज्ड है, कुछ भी मान सकते हैं, स्फेयर मान लो, क्यूब मान लो, ठीक है, जो क्या है वॉल्यूम वी है जिसका, और जो सरफेस जो इनक्लोज कर रहा है उसको, उस सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, एस, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, लेट अस नाउ कंसीडर अ वॉल्यूम वी enclosed by a surface S, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 5 को उसी वॉल्यूम का वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेके इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लेंगे इस पूरे इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग द इंटीग्रेशन इक्वेशन 5 ओवर द वॉल्यूम v, ठीक है। तो इस इक्वेशन 5 को वॉल्यूम इंटीग्रेट करना है हमें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी, सारे टर्म्स का कितना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, प्लस डेल बाय डेल टी दोनों का कॉमन ले सकते हैं बाहर, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर हाफ म्यू बी स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। तो तीनों टर्म का हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या था, सरफेस इंटीग्रेशन वॉल्यूम में चेंज होता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, वो किस में चेंज होगा, सरफेस में चेंज होगा। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, बाय गॉस डाइवर्जेंस, ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से समझते हुए चलना आप लोग। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी इक्वल टू, सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो गया ये, और कितना बचेगा, ई क्रॉस एच डॉट डी एस,
ठीक है। अभी तक हमने इसके उल्टी लगाते थे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सरफेस इंटीग्रेशन होता था पहले से, और हम यहाँ पे हम डाइवर्जेंस लगा के उसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्जेंस लगा हुआ है, तो हमने खाली इस डाइवर्जेंस को रिमूव किया और उसे सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर लिया। तो अब हम इसका यूज़ करके इसको इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसको उठा के ये पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी माइनस सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी प्लस डेल बाई डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ म्यू बी स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी वी। ठीक है, ये बन गई। अब हम एक काम करते हैं, ये जो माइनस साइन है वो राइट साइड में भेज देते हैं, तो ये मैं इसी में डायरेक्ट कर लेती हूँ, आप लोग अगले स्टेप में कर लेना। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस। तो अब ये जो आ गई है आपकी, यही क्या है आपकी पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम। दिस इक्वेशन इज पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, अभी पॉइंटिंग थ्योरम तो आ चुकी है, डेरिवेशन हो चुका है, लेकिन ये जो इसके 3 टर्म है, ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तीनों का ही कुछ ना कुछ एक फिजिकल मीनिंग है। ये तीनों ही टर्म एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तीनों के बारे में मैं अलग अलग बता देती हूँ आपको। तो हेंस सबसे पहले हम बात करते हैं इस टर्म के बारे में। कौन सा टर्म है ये, माइनस, विथ साइन हम लेंगे माइनस डेल बाई डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ म्यू बी स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी वी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डिक्रीज of energy stored in volume V due to electric and magnetic fields। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, हाफ म्यू बी स्क्वायर क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी, और हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, और ये माइनस साइन है, इसलिए ये क्या कर रहा है, और साथ में देखिए माइनस साइन है तो वो डिक्रीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कि हमें ऐसा पता चलेगा कि एनर्जी है जो है ये डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए माइनस साइन आया है। और डेल बाई डेल टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट। ठीक है, जिस रेट पे वो एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये टोटल एनर्जी क्या, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, उसकी रेट ऑफ चेंज क्या है, और वो किस हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो माइनस साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टर्म तो आपका ये बताता है आपका। और दूसरा टर्म क्या है, अब हम बात कर लेते हैं इस टर्म की, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द रेट at which electromagnetic energy is lost through जूल हीटिंग। ठीक है, जूल हीटिंग में जितनी एनर्जी लॉस हुई है,
तो किस रेट पे वो एनर्जी लॉस हुई है, ये टर्म उसी को डिफाइन कर रहा है। और जूल हीटिंग क्या होता है, जब भी कोई भी वेव होती है, ठीक है, किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, तो मीडियम में ट्रैवल करने से तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे टकराने की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करती है वेव्स, ठीक है। तो उस हीट प्रोड्यूस करने पे जो एनर्जी लॉस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वही क्या होती है, आपकी जूल हीटिंग होती है। जूल हीटिंग में लॉस हुई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म। अब लास्ट टर्म है आपका, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है, सरफेस इंटीग्रेशन E क्रॉस H डॉट ds। यही क्या है आपका, पॉइंटिंग वेक्टर भी है। E क्रॉस H मैंने बताया था, E और H का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका पॉइंटिंग वेक्टर, S वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ओवर द सरफेस as enclosing the volume V, ठीक है। तो ये इसको शो कर रहा है, ये पूरी इक्वेशन क्या है, एनर्जी को शो कर रही है। एनर्जी लॉसेस कितना हुआ है पूरे मीडियम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला आपका पॉइंटिंग वेक्टर है। इसीलिए क्या है, E क्रॉस H क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर इसीलिए क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लाइन हम लिख लेंगे, देयरफॉर E क्रॉस H यानी कि आपका S वेक्टर यानी पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी through unit area enclosing the volume V, ठीक है। तो ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम हो चुका है। इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।